आओ दोस्तों, इस वीडियो को देख करके ही एग्जाम हॉल में जाना। अगर नहीं देख के जाओगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं मुंह के बल गिरोगे, पछताओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सारे के सारे मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व किए हैं और ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अगर इस वीडियो को देख लोगे तो यार आपका जो एग्जाम है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करो ना तो कंसेप्ट को समझना। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ इसका ये आंसर रट कर मत जाना, नहीं तो अगर अंक बदल देगा ना एग्जाम में तो सच कहता हूं यार खून के आंसू रोओगे। ठीक है, तो आओ यार, खून के आंसू नहीं रोना है क्योंकि आप हमारे क्लास में आ चुके हो, कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में 28, ऑप्शन बी में 69, ऑप्शन सी में 71, ऑप्शन डी में 63। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम समझते हैं अभाज्य संख्या का डिफिनेशन। देखो, अभाज्य संख्या वह कहलाता है जिसका केवल और केवल दो अभाज्य गुणनखंड आ जाए, यानी दो केवल गुणनखंड हो, वही क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि पहला ए है उसका 28 का हम फैक्टर करेंगे। आप जब भी चेक करो फैक्टर करके चेक करो। तो 28 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा? 14 होगा। फिर 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना है? 2 गुने 2 और गुने में 7। तो इसका आप देख सकते हो कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 संख्या यानी 3 अंक आए, 1 2 3 अंक आया। हमने क्या बोला कि जब भी अभाज्य गुणनखंड करो केवल 2 संख्या यानी 2 अंक आए। ठीक है, इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड में यानी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए रॉन्ग है। अब 69 का देख लेते हैं भैया। 69 कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। 3 दूनी 6 होगा, 3 तिहाई 9 होगा। और उसके बाद ये 23 है तो कितना से लगेगा? 23 से लगेगा, तो इसमें 1 आ जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं 3 गुने 23 गुने 1। तो भैया इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड आए? नहीं, अभाज्य गुणनखंड किए तो कितने अंक आए? 1 2 3 अंक आए। तो ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अभाज्य संख्या। हमने कंसेप्ट याद रखा कि जिसका केवल 2 गुणनखंड आए। आइए 71 का देखते हैं। 71 का फैक्टर करेंगे तो कितना से लगेगा भैया? 71 से ही लगेगा तो 1 आएगा। तो मतलब 71 गुने में 1। बताइए भैया कितने अंक आए? 1 अंक और 2 अंक आए। तो केवल 2 अंक आए, इसका मतलब यही अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ में आ रही ना? कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? कभी भी अभाज्य संख्या पूछो, कोई भी संख्या दिया जाए तो इस तरीके से देख लेना, उसका फैक्टर करना और उसमें देखना कि अगर 2 अंक आता है, केवल और केवल 2 अंक, ठीक है, या तो 1 और खुद स्वयं वो दोनों आ जाए तो समझ जाना कि वो अभाज्य संख्या है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, दूसरा प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अब अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में √7, ऑप्शन बी में √13, ऑप्शन सी में √25, ऑप्शन डी में √31। अब ध्यान से देखना कि जिसका वर्गमूल निकल जाए पूर्ण रूप से वो परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकले वो अपरिमेय संख्या है ना। तो √7 है तो 7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको ढूंढना अपरिमेय नहीं। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। √13 ये भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी √25 है। 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 गुने में 5 रूट में है ना, और 5 में से 5 यानी जैसे रूट लगाए तो 2 में से 1 कहता निकालने के लिए, 1 2 को 5 में से 1 को 5 बाहर आएगा तो 5 आ गया, इसके नीचे 1 छिपा है तो ये p/q के रूप के हो गया। तो ये परिमेय संख्या हो गया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपने समझ लिया, तो ऑप्शन सी परिमेय संख्या। हमको कहता है ना अपरिमेय नहीं, तो ये भैया अपरिमेय है नहीं, है अपरिमेय। ठीक है, तो कंसेप्ट को कंफ्यूजन मत होना शब्द पर। ओके, आइए अब इसी प्रकार से हम चलते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। अब आओ दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। आपको इसमें टोटल परिमेय संख्या दिए गए हैं और इसमें बताना है दशमलव प्रसार किसका शांत है। तो शांत बताने के लिए आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था 1.4 में। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 1.4 में बताया था कि 2 के घात m गुने में 5 के घात n, यानी बेस में अगर 2 और 5 आ जाए तो समझ जाना वो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन बेस में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए तो समझ जाना उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। तो हम चेक करेंगे 2/15 फैक्टर करके देखेंगे। जैसे ऑप्शन ए में है 2/15,
तो 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 5 यानी 2/3 गुने 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आप देख सकते हो बेस में 3 आ गया, यानी ये तो फालतू आ गया। हमने क्या बोला, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए बेस में, ठीक है। घात कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो बेस में 3 भी आ गया, 5 तो है लेकिन 3 आ गया। 3 आ गया तो भैया ये भंडुल कर दिया, समझ जाओ कि ये 10 इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो सकता है। बी में देख सकते हैं 11/160, तो 160 का हम फैक्टर करेंगे, तो 160 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 80, 80 दूना 160, फिर 2 से लगाएंगे तो 40, फिर 2 से लगाएंगे तो 20, और फिर 2 से लगाएंगे तो कितना 10, और फिर 2 से लगाएं तो 5। आप देख सकते हैं 2 कितने बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 5 और गुने में 5, ठीक है, और बट्टे में कितना 11 लिख सकते हैं। इसी कारण सॉल्व किए। तो आपको पता है कि 11/2 के घात 5 गुने 5, तो हमें घात से तो कोई मतलब नहीं। बेस में देखो 2 आया और 5 आया, भैया जब 2 आया और 5 आया तो इसका मतलब डायरेक्ट बोलने का कि हाँ इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा अगर कोई अन्य रहता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। तो ये हो गया शांत। तो देख लीजिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। आइए इसी प्रकार से हम चलते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न आप देख सकते हो, कहता है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। अब कहता है लगातार यानी क्रमागत, जैसे सीरियल बाय सीरियल चलते हैं 1 2 3 4 गिनती करते हैं, उसी तरीके से लगातार कोई 2 संख्या लेना, वो भी सम संख्या। तो पहला सम संख्या क्या होगा, 2 होगा, और दूसरा सम संख्या क्या होगा, 4 होगा। यही ना होता है, गिनती करोगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो उसमें देखना सम संख्या पहला 2 आता है और दूसरा 4 होता है। ये 2 लगातार क्रमागत सम संख्या हो गया, और इसके महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चलिए हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो 1 आएगा, इसको 2 से लगाएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 आएगा। महत्तम समापवर्तक क्या कहता है, HCF बाबू। HCF कहता है कि जो मिल जाए उसको निकाल लो। तो ये 2 और ये 2 मैच किया तो 2 निकाल लो। अब ये 1 1 मैच किया तो 1 निकाल लो। तो हमारे पास क्या होगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2। तो यही ना HCF है भैया। जब अगर आप 1.2 सॉल्व किए होंगे तो ये यूं उड़ा दोगे चुटकी में, ठीक है, आसानी से। मैंने पूरा सिलेबस करा रखा है, आपको पता है ना, कहाँ थे इतने दिनों से। चलिए इसी प्रकार चलते हैं, 5वां प्रश्न लेते हैं। तो 2 आंसर यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आ जाओ अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कहता है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + x - के 2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। ऑप्शन ए में 1/2, ऑप्शन बी में -1/√2, ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी में है 2। चलिए कौन होगा इसका आंसर। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं भैया, सॉल्व करके ही जाना तो बढ़िया रहेगा। जैसे 1/अल्फा कहता है और प्लस 1/बीटा, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, और अल्फा से अल्फा कटेगा तो ये आ जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो बचेगा अल्फा। अल्फा से 1 में गुना करेंगे तो अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और बटे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। a से a कैंसिल, तो हमारे पास बचा -b/c सिर्फ बचा। तो अब देखिए माइनस से तो -b, b की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। तो b की वैल्यू x है, इसमें हम x नहीं लेंगे, इसमें 1 छिपा रहा था वो लेंगे तो 1, और बट्टे में c की वैल्यू क्या, -2, तो -2, माइनस माइनस कट गया तो 1/2 आ गया आंसर भैया। देख लीजिए ऑप्शन किसमें, 1/2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हम छठा प्रश्न लेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अब छठा प्रश्न देख लो। छठा प्रश्न कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an + b है तो इसका पदांतर है। ऑप्शन ए में b, ऑप्शन बी में a, ऑप्शन सी में n, ऑप्शन डी में -k। तो इसका देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। कहता है क्या, समांतर श्रेणी में nवां पद को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, an से प्रेजेंट करते हैं भैया। an बराबर दे रखा है an और प्लस के b दे रखा है, तो इसका पदांतर यानी d ज्ञात करना है। सिंपल सा लॉजिक है, हम मान लेंगे कि माना क्योंकि श्रेणी कहता है तो श्रेणी 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है, कोई भी ना कोई पदे संख्या से ना a1 b1 पदे से ना स्टार्ट होगा। तो माना कि n बराबर हम 1, 2 ही सब तो निकल ही जाएगा d, है ना। तो n के जगह पे हम क्या रखेंगे, n के जगह पे हम रखेंगे 1, तो बराबर a
और गुने में n के जगह पे रखेंगे 1 और प्लस के b, तो हमारे पास a1 जो आ गया यानी प्रथम पद आ गया। a से 1 में गुना करेंगे तो a और प्लस के b, प्रथम पद आ गया भैया a प्लस के b। आइए अब हम क्या करते हैं, द्वितीय पद ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम द्वितीय पद यानी a2 ज्ञात कर लेते हैं। एक n है ना, n के जगह पे 2 रखो बराबर a और गुने में n के जगह पे रखेंगे 2 और प्लस के b है तो b रखेंगे। तो a2 बराबर हो गया 2 से a में गुना करेंगे तो 2a और प्लस के b। तो दूसरा पद आ गया। बताइए पहला पद और दूसरा पद आ गया तो d निकालना बड़ा आम बात हो गया, क्योंकि d कहता है कि आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा, यानी हम जब d निकालते हैं तो d कहता है a2 माइनस k1। तो a2 हमारे पास क्या है 2a और प्लस के b है और माइनस घटाएंगे a1 हमारे पास क्या है a और प्लस के b, पूरा घटाएंगे। ठीक है, तो ये कोष्ट लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा घट रहा है। अगर कोष्ट नहीं लेंगे तो सिर्फ समझ जाएगा कि माइनस के a घट रहा है प्लस के b जुट रहा है, ऐसे हो जाएगा है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2a और प्लस के b, और देखो माइनस और आगे प्लस है, गुना करेंगे तो माइनस के a, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस के b। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भैया, देखो 2a में से एगो a जाएगा तो क्या बचेगा, 2a में से एगो a जाएगा। यहाँ d है बराबर में, याद रखना d, तो हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। d बराबर देखो दूगो a में से एगो a जाएगा तो मात्र एगो a बचेगा, और प्लस के b है ना, और इधर क्या है माइनस के b। तो प्लस के b और माइनस के b, इसका कहानी खत्म, ये कैंसिल कट जाएगा है ना। तो d बराबर a आ जाएगा। d बराबर क्या आ जाएगा, यानी पदांतर जो आ गया a आ गया, तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, a आया है ना। d होता है सार्वंतर, तो पदांतर है ना, कहता है पदों का अंतर केवल a आया, तो a ये राइट आंसर यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम 7वां प्रश्न लेते हैं। अब देख सकते हैं 7वां प्रश्न कहता है कि बिंदु P 6,-5 का भुज है। बुआ भुज देखो, x अक्ष को कहते हैं भुज और y अक्ष को कोटि कहते हैं, याद रखना। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अब देखिए P में जो दिया गया 6,-5 का भुज पूछ रहा है। आपको पता होगा कि पहला होता है x, पहला x और दूसरा y। तो आपको पता है कि x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहते हैं, तो भुज करें यानी पहला वाला, तो पहला वाला भुज होगा, दूसरा वाला कोटि, तो भुज का मान होगा क्या 6 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 6 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6 है। ठीक है, आइए इसी प्रकार चलते हैं 8वां प्रश्न लेते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना भुज। अब मान लेंगे कि 7,9 में कोटि का मान क्या होगा, तो कह देना कि अरे पहला x होता है दूसरा y, तो x को कोटि कहते हैं, y को x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। तो कोटि का मान पूछ रहा था 9 इसका आंसर। ठीक है, तो पहले वाला भुज होता है और दूसरे वाला कोटि होता है, याद रखना। ओके, सिंपल निकल के आ गया ना। अब आइए हम इसी प्रकार 8वां प्रश्न लेते हैं। तो 8वां प्रश्न कहता है कि बिंदु 2,3 स्थित है, यानी किस पाद में स्थित है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद या चतुर्थ पाद। तो पाद समझने के लिए इस तरीके से ग्राफ बनाते हो ना बाबू, ये प्रथम पाद होता है, ये द्वितीय पाद होता है, ये तृतीय पाद होता है, समझो कंसेप्ट, ये चतुर्थ पाद होता है। इधर जो भी संख्या होगा वो प्लस वाला होगा, सब प्लस वाला संख्या होगा, जो भी इधर माइनस वाला संख्या होगा, और ऊपर क्या होगा प्लस वाला संख्या, ठीक है, और नीचे क्या होगा माइनस वाला संख्या। तो याद रखना ये x अक्ष, ठीक है, और ये y अक्ष होता है। तो मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो पहले x वाले का लेता है, तो ये प्लस है, इधर ऐसे आप लोग कर दे, ये एक्सिस, ये x अक्ष। तो इसमें देख लो कभी भी लिखना पहले प्लस वाला, तो ये प्लस, इधर सब प्लस वाला है तो प्लस, y वाला फिर लिखो, y वाला फिर प्लस में है तो प्लस। तो प्रथम पाद में क्या होता है प्लस प्लस, द्वितीय पाद में पहले x वाला चीज लिखना, तो x वाला सब इधर माइनस का है तो माइनस का लिखना, फिर y वाला लिखना, y वाला इधर प्लस का तो प्लस का लिखो, यानी द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस कॉमा माइनस, ये तृतीय पाद में। चतुर्थ पाद में क्या होगा प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये हमारे पास होगा। अब देखो हमको कहता है कि बिंदु 2,3 में स्थित है, किस पाद में, तो इसका चिन्ह देखो, जैसे 2,3 है ना, तो इसके आगे प्लस छिपा है, इसके भी आगे प्लस छिपा है, तो प्लस और प्लस देखो किस में है, तो प्लस प्लस प्रथम पाद में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा भैया प्रथम पाद, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछे, हम पूछ देते हैं -7, -9 किस पाद में
है कि नहीं, किस पाद में है, तो भैया माइनस माइनस है ना, देख लेंगे चिन्ह देखेंगे, संख्या से कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस किस में है, तो माइनस माइनस हम देख सकते हैं तृतीय पाद में है, तृतीय पाद, तो इसका राइट आंसर होगा तृतीय पाद। भैया हमने चैप्टर बाय चैप्टर मैंने कराया था, है कि नहीं, हाँ सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें कंसेप्ट के साथ मैंने समझाया था, देख लेना उस वीडियो, अब तो समय भी नहीं है फिर भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। अभी मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ऑब्जेक्टिव। आइए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, आ जाओ। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है कि यदि x बराबर a कॉमा y बराबर b तो समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा समीकरण x प्लस के y बराबर 4 के हल हो तो a और b के मान क्रमशः है, ऑप्शन ए में ये है, ऑप्शन बी में, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए हम याद करते हैं, याद क्या करते हैं, बनाते हैं कि कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए कहता है x बराबर a और y बराबर b दिया गया, तो जहां जहां x मिले वहां a रखना है, जहां जहां b मिले y मिले वहां b रखना है। तो x माइनस वाई, तो x के जगह पे हम रखेंगे a और माइनस है तो माइनस y के जगह पे रखेंगे b और बराबर में 2 तो 2, ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 देख लेते हैं, x है तो x के जगह पे हम रखेंगे a, प्लस है तो प्लस, और y के जगह पे रखेंगे b, तो बराबर ये 4 है तो 4, ये समीकरण 2 हो गया। हम इसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, प्लस माइनस ये कैंसिल, जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। विलोपन विधि में किसी एक मान को गायब करना होता है, नहीं जिसे हम लुप्तीकरण विधि कहते हैं। तो प्लस है, एक माइनस का कट गया, एगो ए तो कै गो ए हुआ, 2 गो ए, बराबर में 4 और 2 कितना होगा, 6 हो गया, 2 तिहाई 6, काट दो तो ए की वैल्यू आ गई 3। तो ए का मान अब हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो ए के जगह पे हम रखेंगे 3 और ये माइनस बी है तो बी बराबर 2, तो माइनस बी बराबर क्या होगा 2 और प्लस का 3 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 3, तो माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस के 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू आ गई 1। बी का मान 1 और ए का मान 3, पहले कहते हैं ए और बी का मान, तो ए हमारे पास 3 और कॉमा बी का मान 1, तो 3,1 देख लो, 3,1 भैया ऑप्शन सी में है, 3,1 ये आंसर हो गया। आइए इसी प्रकार हम 10वां प्रश्न लेते हैं। आइए इसी प्रकार देख लेते हैं मूलों की प्रकृति वाला, मैंने द्विघात समीकरण जो कराया था उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था, है ना। देखिए यहाँ पे 10वां कहता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। ऑप्शन ए में वास्तविक और समान, ऑप्शन बी में वास्तविक और असमान, ऑप्शन सी में अवास्तविक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं बउआ जी, हम क्या करते हैं जब भी मूलों की प्रकृति का यानी विवेचक ज्ञात करते हैं बोले तो डी बराबर, तो डी बराबर फॉर्मूला कहता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो बराबर बी की, बी के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ 2x है ना, इसमें हम 2 लेंगे, सिर्फ 2 का स्क्वायर माइनस के 4 और गुने में ए के जगह पे x स्क्वायर है उसमें 1 छिपा 1 ले लेंगे, गुने में सी के जगह पे हम रखेंगे क्या, सी के जगह पे रखेंगे 4, तो हम रखेंगे 4। तो डी बराबर, अब देखो डी बराबर क्या है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस के 4 चौके 16 हो जाएगा, है कि नहीं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के भैया 12 हो जाएगा। तो डी का मान ऋणात्मक आया, जब भी मैंने बताया था डी का मान ऋणात्मक मतलब डी का मान जो हुआ 0 से छोटा हुआ, डी का मान 0 से क्या हुआ, छोटा हुआ। जब भी डी का मान 0 से छोटा होता है उसका क्या होता है, मूलों की प्रकृति तो अवास्तविक होता है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। अगर वही डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, लेकिन वही मान डी बराबर 0 होता है, दोनों भिन्न जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं, यानी वास्तविक और समान, यानी मूल जो होते हैं वास्तविक और बराबर होते हैं या समान कह लो, ठीक है। ये तीनों कंसेप्ट मैंने क्लियर कराया था। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। ओके, तो 11 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं कि बिंदुओं 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी है। तो सिंपल सी बात है, कहता है बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र क्या कहता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, और इसका लगा देते हैं हम क्या भैया, रूट अंडर। तो हम लगा देते हैं रूट अंडर, इसी पे हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भैया, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 हमारे पास क्या है 2 और माइनस के x1 हमारे पास 4 है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस के y2 हमारे पास क्या है, y2 है 3 और माइनस के y1 क्या है, माइनस के 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर रूट लगा दो। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस में 3 है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, ये हो जाएगा 16 4 20 हो जाएगा, और 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो सिंपल 2 रूट अंडर 5 आ जाएगा। फैक्टर करके देख लेना, ठीक है, यानी 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, ठीक है। 2 रूट अंडर 5 अब देख लेते किस में होगा, 2 रूट अंडर 5 ये तो कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। 2 रूट अंडर 5
चलो हम यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि ऑप्शन है में है नहीं तो गड़बड़ होगा। देख लेते एक बार चेक करके, 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट अंडर 5 ही होगा। चलो ऑप्शन बी में रख देते 2 रूट, ये छूटा होगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बिंदुओं 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड को मध्य बिंदु से बिंदु 0,2 की दूरी है। ये थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया है तो हमको डरना नहीं है, बिल्कुल रापची के स्टाइल में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु ये और ये को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, मतलब इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। इस दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो एक बिंदु आएगा, तो उस बिंदु से और इस बिंदु की दूरी ज्ञात कर लेनी, बस सिंपल। तो आइए सबसे पहले मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस के x2/2 कॉमा y1 प्लस के y2/2, यही ना होता है फॉर्मूला। तो इससे हम निकाल लेंगे, x1 हमारे पास है 4 और प्लस के x2 हमारे पास है 2/2 कॉमा y1 हमारे पास क्या है 10 प्लस के y2 हमारे पास क्या है 2, तो हम लिखेंगे 2 और बाई 2, ये हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 4 2 6 बट्टे में 2 कॉमा 10 2 12 बट्टे में 2, काटो 3 दूनी 6 कट गया और 6 दूनी 12, तो हमारे पास 3,6 आया। अब यही 3,6 से और एक बिंदु क्या हमारे पास हुआ है 0,2, तो 0,2 इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेनी है। तो दूरी सूत्र कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस के 3 का होल स्क्वायर आप प्लस में फिर करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस के 6 का होल स्क्वायर। आप चिंता मत करिए, जैसे मैंने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किया आप ये भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहो ऐसे बना सकते हो, क्योंकि ये प्लस वाला क्योंकि ये स्क्वायर लगा इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 में से -3 घटेगा, -3 आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 एंड प्लस के 2 में से 6 गया तो -4 -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, जब इसका करेंगे 16 9 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो सिर्फ 5 आएगा, तो 5 इकाई आंसर आ गया हमारे पास। देख लेते हैं ऑप्शन में, कहता है ऑप्शन ए में 6 इकाई, ऑप्शन बी में 4 इकाई, ऑप्शन सी में 5 इकाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपने समझ लिया कंसेप्ट को। आइए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 13 कहता है, देखना ध्यान से, कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A जो है 2,4 और B जो है 0,6 तथा C जो है 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शायद आपको पता ना हो कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बराबर क्या होता है, तो वो होता है x1 प्लस के x2 और प्लस के x3/3 कॉमा y1 प्लस के y2 प्लस के y3/3, ये होता है कि नहीं। तो किसका होता है, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। तो इसी पे हम पुट करेंगे। सबसे पहले ये A B C, यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए ना, ये x1 है, ये y1 और ये x2, फिर हमारे पास y1 y2 y3, हम लिख देते x1 y1, ये हमारे पास x2 y2, ये हमारे पास x3 और ये y3 है कि नहीं। तो पुट करते हैं x1 प्लस के x2 प्लस x3, तो x1 हमारे पास 2 प्लस के x2 हमारे पास है 0 और प्लस के x3 हमारे पास है 4 बट्टे में 3 कॉमा y1 हमारे पास दिया गया है y1 दिया गया है 4 प्लस के y2 हमारे पास दे रखा है 6 और प्लस के y3 हमारे पास दे रखा है क्या -1, तो यहाँ पे डायरेक्ट -1 रख सकते हैं, प्लस माइनस ही होता है। 4 2 6 बट्टे में 3 कॉमा 4 6 4 10 10 में से 1 गया तो 9 और बट्टे में 3 काट दो, 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, तो हमारे पास 2,3 आ गया आंसर। तो 2,3 देख लेते कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसी प्रकार से हम चलते हैं क्या भैया, प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 कहता है कि यदि बिंदु इतना और इतना और इतना संरेख हो तो, अब भैया संरेख हो तो इसमें ऑप्शन चूज करना है, क्या होगा। आपको पता है कि 3 बिंदु है और तीनों बिंदु क्या संरेख है। संरेख हो तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं, इसको पता है, 1,2 और ये बिंदु है 0,0 और एक बिंदु है A,B। हमको A और B से कंसेप्ट में क्लियर करना है। ठीक है, संरेख हो, जब भी संरेख होते हैं तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होते हैं और इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, वो 0 होता है। कैसे, जैसे कि एक मान लो कि ये 3 बिंदु एक त्रिभुज है, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, धीरे धीरे क्या हो गया, ये बिंदु जो है नीचे सट गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लो कि ऐसे आते आते क्या एक समय ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हो गए, तो भैया इस बीच में क्षेत्रफल है, यहाँ भी क्षेत्रफल, लेकिन ये भी बिंदु
चिपट के इसमें आ जाएगा, तो कोई भी क्षेत्रफल बचेगा नहीं, तो इसको क्षेत्रफल को कहते हैं जीरो। मतलब संरेख त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की मदद से हम इसको निकालेंगे, ए और बी का कंसेप्ट। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 और इंटू क्या होता है x1, और इसके बाद होता है y2 माइनस के y3 इंटू प्लस के x2 बराबर x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस के y2, है ना। टीचर होके गड़बड़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी में होता है। अब हम सॉल्व कर देखो 1/2, अब बराबर में त्रिभुज संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो। तो जीरो से 1/2 गुना में इधर जाएगा तो जीरो में भाग देंगे तो इसका कहानी खत्म, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ x1। तो x1 की वैल्यू हमारे पास देख लो, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3 है, ठीक है। तो x1 हमारे पास 1 है, 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है, 0 माइनस के y3 की वैल्यू है b, तो हम b प्लस में x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 0 इंटू y3 की वैल्यू b है, और माइनस के y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो हम 2 लिखेंगे, प्लस में x3 की वैल्यू क्या है, तो x3 की वैल्यू हमारे पास a है, इंटू y1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 और माइनस के y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो हम लिखेंगे 0 और बराबर में 0। अब हम 1 से देखो 0 से b घटेगा तो माइनस के b आएगा, माइनस के b से 1 में गुना करेंगे तो भैया हमारे पास क्या हो जाएगा, तो माइनस का b ही होगा ना, तो हम लिखेंगे माइनस का b, ठीक है। अब ये 0 से सब में गुना करेंगे तो इसका 0 ही मान होगा, और 2 में से 0 घटेगा तो 2, और 2 से a में गुना करेंगे तो 2a होगा और बराबर में 0। चलिए हम क्या करते हैं, 2a है तो हम 2a लिखते हैं, ओके, और बराबर में माइनस की इधर गया तो प्लस का b, तो 2a बराबर b आया। आप देखिए 2a बराबर b की कहाँ पे है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 2a बराबर b ये हमारा सही हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट समझ रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। देखो भैया 15 कहता है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है, आर्यभट्ट, यूक्लिड या थेल्स या इनमें से कोई नहीं। चलो इसका कमेंट यार 15 नंबर का आप लोग करके बताना, वहीं पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा चांस सी पर है, 2 ऑप्शन देता हूं, सी और बी, दोनों में से कौन होगा बताओ, है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्या 16, ठीक है। 16 में देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज, हम इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं भैया। देखो कहता है यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, भैया कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, कहता है क्या, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, अब दो भुजा मान लो तो एक ये भुजा एक ये भुजा, इन दोनों भुजा के वर्गों का योग कहता तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, यानी इस भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण, इस भुजा के सम्मुख कोण, सामने वाली कोण ये है, तो ये कोण का मान होता है। भैया ई कंसेप्ट किस में होता है बात बताओ, ये दोनों भुजा का वर्ग है, मान लो कि ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब ए बी का वर्ग अब प्लस में बी सी का वर्ग, ये दो भुजा का वर्ग हो गया, अब बराबर जो है ए सी का वर्ग है, एसी का वर्ग। तो ये कंसेप्ट किस में होता है, किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में होता है, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से समकोण त्रिभुज में होता है। तो समकोण त्रिभुज में होता है तो मतलब ये समकोण है, ये है ना। इसके सामने वाली भुजा क्या, कर्ण, ये कर्ण हुआ बड़ी भुजा, तो कर्ण के सामने वाली भुजा क्या हुआ, समकोण बोले तो 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री इसका मान होगा, तो 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री, भैया डॉक्टर बोलो 90 डिग्री, ये आपने समझ लिया। आइए इसी प्रकार चलते प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 कहता है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। भैया त्रिभुज एबीसी याद रखो, ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, डीईएफ के। तो हम डीईएफ लिख देते हैं, डी ई और एफ समरूप हो गया, समरूप है, तथा बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर भैया 3 सेंटीमीटर बीसी की वैल्यू, और ईएफ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो ईएफ की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एबीसी का क्षेत्रफल जो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो DEF का क्षेत्रफल होगा, ये DE का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको पता है कि जब कोई दो त्रिभुज हो वो आपस में समरूप होता है तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो अपनी भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो भुजा तो ये है और ये भुजा है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लिखते हैं। तो त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बट्टे में त्रिभुज क्षेत्रफल लिखना है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो गया, भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कंसेप्ट को समझो। तो BC की वैल्यू क्या है 3 और बट्टे EF की वैल्यू क्या है 4, दोनों भुजा का वर्ग का अनुपात हो गया, इसका वर्ग कर दो, वर्ग का अनुपात हो गया। तो ABC का मान क्या दे रखा है भैया, ABC का मान दे रखा है कितना 54, ये क्षेत्रफल ये 54 है और बट्टे में त्रिभुज DEF निकालना है ना, DEF का मान। तो DEF बराबर में 3 का स्क्वायर 9 और बट्टे 4 का स्क्वायर 16। तो देखो भैया हम इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 9 छक 54 कट गया, ये एक ऊपर जाएगा। अब आर पार गुना करते हैं, DF से 1 में गुना करेंगे तो DEF बराबर 16 छक कितना होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। देख लेते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार चलते हैं 18 में। 18 क्या कहता है भैया कि वृत्त के अंदर, भैया देखो वृत्त है, ये सर्कल है, तो इसी सर्कल के कहता है वृत्त के अंदर एक दी हुई बिंदु, मानो एक दी हुई बिंदु है से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बताइए। ये बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, जब भी हम कहीं भी खींचेंगे तो इस वृत्त को काट देगा यानी प्रतिच्छेद कर देगा। स्पर्श का मतलब होता है छू करके जाना, लेकिन इसको तो काट करके छूने का मतलब, इसको कंसेप्ट को मैं समझा देता हूँ। जैसे समझो कि स्पर्श रेखा क्या था, ये वृत्त है। अब इसको देखो, अगर कोई बिना काटे यानी छू करके जाता है इस तरीके से तो ये स्पर्श रेखा, लेकिन अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसको स्पर्श नहीं कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। तो भैया वृत्त के अंदर से अगर कोई बिंदु है तो कोई भी रेखा गुजरेगा तो वो इसको क्या करेगा, कहीं से भी काटेगा, तो स्पर्श नहीं करेगा, तो है ही नहीं, स्पर्श करेगा ही नहीं, मतलब इसका मान क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 19 नंबर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे EF, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब कोण A बराबर कोण F। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कंडीशन। सबसे पहली बात है कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दिया गया है A, B और C, और एक और त्रिभुज है जिसका नाम दिया गया है DEF। अब यहाँ से देख लो कंडीशन क्या कहता है कि AB बट्टे में DE, मतलब ये AB है, ठीक है, AB बट्टे में DE, तो AB बट्टे में DE, तो हम लिखते हैं DE। अब बराबर कंडीशन क्या है BC कौन है हमारे पास, ये है, BC बट्टे में क्या है हमारे पास EF, ये EF है, EF। तो ये कंडीशन कब होगा, कौन सा कोण बराबर होगा। तो सिंपल से एक ट्रिक बताता हूँ, देखो ये और ये हुआ, यही ना दोनों निकाया है, ठीक है। तो इस कोण और इस कोण, सॉरी ये भुजा और ये भुजा के बीच में कौन कोण है, ये कोण है कि नहीं, यानी हो गया कोण B निकाल लो, ठीक है, बराबर ये भुजा और ये भुजा के बीच में कौन सा कोण है, ये कोण है, यानी कोण E निकाल लो, तो बराबर में कोण E, यानी कोण B बराबर कोण E जब होगा तो कहलाएगा AB बटे D बराबर BC बटे में EF। तो कोण B बराबर कोण E देख लो, कोण B बराबर कोण E ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। समझ में आया ना लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसी प्रकार से चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 20 क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान से देखो कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहां कोण C समकोण है तो AB स्क्वायर बराबर होगा। बउआ जी देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, कौन होगा देख लेना, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु मान लो कि इसको मान लेते हैं त्रिभुज ABC ने कहता है, तो A और उसके बाद BC, कोण C कह रहा है तो कोण C यहाँ रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोण होता है, ये C यहाँ रहेगा, AC और यहाँ रख देते हैं B। ध्यान रखना जहाँ कहे कोण रखने के लिए, तो कोण C ये हो गया। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि जिसकी दो भुजा भी बराबर होनी चाहिए। तो मान लो कि ये दो भुजा बराबर है आपस में, समद्विबाहु का मतलब ये होता है, ठीक है। तो AC बराबर AB लिख सकते हैं, बराबर है समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजा आपस में बराबर यानी सम हो। तो इसको हम लिख सकते हैं AC बराबर में क्या BC लिख दिए। अब देखो इसमें क्या आता है AB स्क्वायर बराबर, तो AB को देखोगे ये समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती, कर्ण,
क्या कह रही थी, कर्ण। तो ए बी क्या हमारे पास, कर्ण है, ए बी क्या कर्ण है, तो ए बी स्क्वायर बराबर निकालें, यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब यहाँ ए सी है स्क्वायर, आप प्लस में आधार स्क्वायर बी सी है, तो हम बी सी का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय की मदद से है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर अब बराबर देख लो, यहाँ पे कहता है ए सी बराबर बी सी, यानी बी सी के जगह पे भी ए सी लिख सकते हो या ए सी के जगह पे बी सी लिख सकते हो। तो ऑप्शन में देख लेना क्या है, ऑप्शन में ज़्यादातर ए सी लिखना पड़ेगा आपको। तो ये ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर, बी सी के जगह पे हम लिख देते हैं ए सी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, कोई किसी की जगह पे लिख सकते हैं, तो बी सी की जगह पे रख देते हैं ए सी। अगर नहीं आंसर आएगा तो फिर बी सी रख करके देख लेना, चेक करके, ठीक है। अब ये ए बी का स्क्वायर आप प्लस के एगो ए सी, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, एगो ए सी का स्क्वायर, एगो ए सी का स्क्वायर, तो हो गया 2 गो ए सी का स्क्वायर। तो आ गया ना, ए बी स्क्वायर बाय 2 ए सी स्क्वायर, तो 2 ए सी स्क्वायर ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको कंसेप्ट क्लियर हो रही है। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं।